बच्चों, आप जानते हैं कि अपने वीडियो में कल मैंने कवि परिचय पढ़ाया था, तो आज अपने लेखक परिचय के बारे में बात करेंगे। और आपको दिख रहा होगा कि 12वीं क्लास अनिवार्य हिंदी जो है उसके अंदर लेखक परिचय और कवि परिचय के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो उसमें कवि परिचय मैं कल करवा चुका हूँ और आज अपने बात करेंगे लेखक परिचय की, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो पेपर है अपना 8 तारीख को, उससे पहले पहले इनको अच्छे से पढ़ लेना एक बार, ताकि नंबर अच्छे आ सके। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं महादेवी वर्मा की। जन्म इनका 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद में 1987 में 1987 में इलाहाबाद में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और जो माता पिता थे वो श्रीमती हेमरानी, ठीक है ना। माता का नाम क्या था, श्रीमती हेमरानी, ठीक है। और पिता का नाम क्या था, श्री गोविंद सहाय वर्मा। पिता का नाम था गोविंद और माता का नाम था हेमरानी। तो याद रखना इनको। कक्षा, उसके बाद में शिक्षा इनकी बात करें तो शिक्षा में प्रारंभिक शिक्षा इंदौर व उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई थी इनकी, ठीक है। प्रारंभिक जो शिक्षा थी वो इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। प्रमुख जो रचनाएं हैं वो है दीपशिखा, यामा है, ये दोनों काव्य संग्रह हैं इनके। और श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकल्पिता, ये निबंध संग्रह है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, ये रेखा चित्र है। तो अगर इनके बारे में पूछा जाए तो आप बता देना कि दीपशिखा, यामा, ठीक है ना। तो काव्य संग्रह है, श्रृंखला की कड़ियाँ हैं, आपदा है, संकल्पिता, ये इनके निबंध संग्रह है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और पथ के साथी, रेखा चित्र है। प्रमुख जो पुरस्कार इनको मिला था वो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। वो किस पे मिला था, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा मोस्ट बनता है कि महादेवी वर्मा को किस संग्रह के लिए, किस कृति के लिए या कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो यामा संग्रह के लिए 1983 ईस्वी में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, जो कि हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार पद्म भूषण 1956 1956 में इनको प्राप्त हो चुका है। उसके बाद में अन्य विशेषताओं में बात करें इनके, तो अन्य विशेषताएं साहित्य शैली और समाज सेवी दोनों रूपों में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा रही है, ठीक है ना। एक समाज सेवी के रूप में भी है ये और साहित्य सेवी के रूप में माना जाता है। तो दोनों में इनकी सेवा है, साहित्य में भी है और समाज में भी है। तो महात्मा गांधी की दिखाई राह पर अपना जीवन समर्पित कर उन्होंने शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया है, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी जिस रास्ते पर चलते थे उसी रास्ते महादेवी वर्मा चलती थी। तो नारी समाज में शिक्षा प्रसार के लिए उद्देश्य से उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की थी। तो यहाँ से भी बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि महादेवी वर्मा ने या फिर प्रयाग विद्यापीठ, महिला विद्यापीठ, उसकी स्थापना किसने की थी। तो ये ध्यान रखना कि महादेवी वर्मा के द्वारा स्थापना की गई है इसकी। और साहित्य जगत में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार के रूप में रही है। अगर कविता के क्षेत्र में वे छायावाद के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती है, ठीक है ना। क्या बोला कि कविता के क्षेत्र में छायावाद के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती है। अन्य 3 कौन है, पंत है, प्रसाद है, निराला है। ये छायावाद एक साहित्य का एक युग था छायावाद, उसमें अंदर 4 स्तंभ थे जो मेन कवि थे 4, जिसके ऊपर पूरा छायावाद खड़ा था, ठीक है ना। तो किसी भी चीज़ को खड़े होने के लिए एक जैसे कमरा बनाते हैं तो उसको 4 दीवारें चाहिए उसको एक बनने के लिए। उसी प्रकार एक छायावाद को भी क्या था, 4 स्तंभ थे, जिसमें महादेवी वर्मा, पंत थे, प्रसाद थे और निराला। तो अपने निबंधों और संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के कारण एक अप्रतिम, ठीक है ना, अप्रतिम गद्यकार के रूप में उनकी चर्चा होती है। कविता और गद्य इन दोनों ही क्षेत्रों में उनकी प्रतिभा अलग अलग स्वभाव लेकर सक्रिय हुई दिखती है। कविताओं में वे अपनी आंतरिक वेदना और पीड़ा को व्यक्त करती हुई इस लोक से परे किसी और सत्ता की ओर अभिमुख दिखलाई पड़ती है, ठीक है ना। जब उनकी कविता हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि उनके मन का जो दुख है वो इन कविताओं के अंदर व्यक्त होता है, और वो इस सत्ता से नहीं किसी और सत्ता के लिए लिखना, ऐसा लगता है कि वो किसी और सत्ता के लिए लिख रही है। तो अपने गद्य में उनका गहरा सामाजिक सरोकार स्थान पाता है। तो ये ध्यान रखना, महादेवी वर्मा के लिए महिला विद्यापीठ की इन्होंने स्थापना की थी। जन्म इनका 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ था। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश में 1987 में हुई थी। माता का नाम हेमरानी और पिता का नाम गोविंद सहाय वर्मा। अच्छे से याद रखना, पक्का प्रश्न बनेगा 12वीं क्लास के अंदर इनमें से। और रचनाओं को याद रखना, दीपशिखा है, यामा है, श्रृंखला की कड़ियाँ हैं, आपदा है, उसके बाद अतिथि चलचित्र, स्मृति की रेखाएं हैं,
पूछे तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि यामा संग्रह के लिए मिला था, यहाँ से प्रश्न पक्का बनेगा। 1983 में कब मिला था ये पूछा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारतीय पुरस्कार भी इनको मिला था और पद्म भूषण भी इनको मिल चुका है। कब मिला था पद्म भूषण? 1956 में मिला था इनको। तो अच्छे से नंबर 2 पर अगर बात करें तो आते हैं जिनेंद्र कुमार, जो बाजार दर्शन वाला जो चैप्टर है, जो पाठ लगा हुआ है उसके अंदर उसके जो लेखक है वो जिनेंद्र कुमार है। इनको भी याद रखना। सन 1905 में इनका जन्म हुआ था अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में, और निधन जो इनका हुआ था वो 1990 में 1990 में नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है ना। और माता का नाम श्रीमती रामा देवी या राम देवी, और पिता का नाम श्री प्यारेलाल, ठीक है ना। तो याद रखना पिता का नाम और माता का नाम भी याद रखना। शिक्षा इनकी जो थी प्रारंभिक शिक्षा जैन गुरुकुल ऋषि ब्रह्माश्रम, ठीक है ना, कहाँ पर हुई थी? ब्रह्मचर्य आश्रम में। और हस्तिनापुर से मैट्रिक की परीक्षा पंजाब से उत्तीर्ण की, और उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई तथा सन 1921 में उन्होंने विश्वविद्यालय की पढ़ाई छोड़ दी, ठीक है ना, बीच में पढ़ाई इनकी छूट गई थी। तो प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो जिनेंद्र की परख है, अनाम स्वामी है, सुनीता है, त्यागपत्र, ये उपन्यास है इनके, ठीक है ना। वातायन है, एक रात दो चिड़िया, पाजेब, कहानी संग्रह है, प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, सोच विचार, समय और हम, ये इनका निबंध संग्रह है। प्रमुख सम्मान जो इनको मिला था वो सम्मान साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय सम्मान, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया गया था। अन्य विशेषताओं में अगर बात करें इनके तो अन्य विशेषताओं में आती है कि हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित जिनेंद्र कुमार का अवदान, ठीक है ना, बहुत व्यापक और वैविध्यपूर्ण है। मतलब अलग अलग विषयों पर इन्होंने लिखा है। और प्रेमचंद के बाद में अगर कोई लेखक आता है तो उनका नाम है जिनेंद्र कुमार, ठीक है। तो जिनेंद्र कुमार का जो अवदान है बहुत व्यापक, मतलब बहुत बड़ा और वैविध्यपूर्ण है। मतलब इस विविधताएं हैं, मतलब अलग अनेक चीज़ें इनमें डाली गई है। और अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से उन्होंने हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथा धारा का प्रवर्तन किया। परख और सुनीता के बाद 1937 में प्रकाशित त्यागपत्र ने उन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में प्रभुत्व प्रतिष्ठा दिलाई थी, ठीक है ना। तो ये यहाँ से प्रश्न बनता है कि 1937 में जो प्रकाशित हुआ था त्यागपत्र, उनमें उन्होंने मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में भी ये जाने लगे थे। इसी तरह खेल है, पाजेब है, नीलम देश की राजकन्या है, अपना अपना भाग्य है, और तत्सम जैसी कहानियों को भी कालजयी रचनाओं के रूप में मान्यता मिली है। कालजयी मतलब समय को भी जीतने वाली, काल को जीतने वाली। कथाकार होने के साथ साथ जिनेंद्र की पहचान अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में भी रही है। मतलब ये किसी विषय में सोच विचार करने वाले भी हैं। बहुत सरल एवं अनौपचारिक सी दिखने वाली शैली में उन्होंने समाज, राजनीति, अर्थनीति और दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश की है। तो ये है अपने जिनेंद्र कुमार। प्रेमचंद के बाद में इनका नंबर आता है। जन्म की बात एक बार फिर से करते हैं, रिपीट कर लेते हैं। 1905 में, मृत्यु 1990 में, नई दिल्ली में, जन्म अलीगढ़ में हुआ था। माता का नाम था रामा देवी और राम देवी, और पिता का नाम श्री प्यारेलाल था। उसके बाद में शिक्षाएं आप देख लेना, और रचनाएं इनकी जो परख है, नाम स्वामी है, दो तीन तीन रचनाएं तो कम से कम याद रखनी ही पड़ेगी आपको, ताकि पेपर में अगर पूछा जाए तो आप इनके बारे में बता सको। ठीक है बच्चों, ढंग से इसको देख लेना, और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो लाइक कर देना। बहुत बहुत मेहरबानी होगी आप लोगों की। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। आगे फिर से लेखक और बचे हुए हैं, वो भी मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, तो आप उनको देख लेना एक बार।